हाय गाइस, तो ये मेरा पार्ट वन है जो मैं अभी आपको यूट्यूब में वीडियो में डालने वाली हूँ। ये पार्ट वन रहेगा और इसका एक और पार्ट टू पार्ट भी है, वो मैं डालूँगी थोड़े दिनों में। अगर आपने पार्ट वन देखा है तो आप पार्ट टू ज़रूर देखना, तभी आपको पूरी स्टोरी का पता चलेगा। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको पूरी स्टोरी का पता नहीं चलेगा, इसलिए स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरीज। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ 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 गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर करो, लाइक करो और बहुत 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 सारा सब्सक्राइब करते रहो। तो आज मैं आई हूँ अपने चैनल पे शेयर करने के लिए अपनी पर्सनल स्टोरी। आपने देखा होगा, अगर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मुझे जॉब मिली बट मुझे वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। ये लगभग नवंबर फर्स्ट वीक की बात है। नवंबर फर्स्ट वीक में ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने वो फिर वीडियो अपलोड की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी पर्सनल स्टोरी इन दी यूके। मुझे यूके में रहते हुए 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, 4.5 years हो गए हैं। और मैंने शुरू किया था बैंड 3 से। बैंड 3, अगर आपको नहीं पता है, बैंड 3 वो होते हैं जो कि जैसे कि अगर आप इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स हो और अगर आप यूके में आ रहे हो और आप बैंड 3 हो, सॉरी, अगर आप यूके में आ रहे हो तो आप बैंड 3 कंसिडर किए जाते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपने अपना ऑस्की एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया होता है। बहुत सारे ट्रस्ट आपको बैंड 3 पे रखते हैं और बहुत सारे ऐसे भी ट्रस्ट हैं, एनएचएस ट्रस्ट, जो कि आपको बैंड 4 पे रखते हैं। तो डिपेंड करता है, बट जो मेरा ट्रस्ट था जिसपे मैं आई थी यूके में, उन्होंने मुझे बैंड 3 पे रखा था। एंड आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू कि बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत करने के बाद बैंड 3 से मैं अभी और ऊपर ऑब्वियसली धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ी। मैं सब कुछ बताऊंगी कि मैंने कैसे, मेरी क्या स्टोरी है, मेरी क्या पर्सनल स्टोरी है, मैं कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या हुआ, सब कुछ मैं अपने इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो आप एक कप ऑफ कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, अगर आपको चाय पसंद है तो चाय लेके बैठ जाओ, पानी लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं कोशिश करूंगी इसको बहुत ही कंसाइज रखने की और जल्दी जल्दी बात करके आपको बता देने की, बट अगर मैं भावनाओं में बह गई तो मैं थोड़ा लंबा बोलूंगी, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप रेडी हो जाओ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आई थी 4.5 साल पहले यूके में, और जब मैं आई थी तब मैं रजिस्टर्ड नर्स नहीं थी यूके में और मैंने अपना ऑस्की एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं किया था। सो ऑस्की एग्ज़ाम क्लियर अगर आपने नहीं किया है तो कोई भी, अगर आप एनएचएस ट्रस्ट ज्वाइन कर रहे हो एज एन इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स, तो आप या तो बैंड 3 पे रहोगे या फिर बैंड 4 पे रहोगे। तो मैं थी बैंड 3 पे और बैंड 3 पे मैंने ज्वाइन किया था ट्रस्ट। यूके में आने से पहले ऑब्वियसली सब जानते हैं, आप अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम करते हो या तो फिर आप अपना ओईटी एग्ज़ाम करते हो और उसके बाद आप सीबीटी एग्ज़ाम करते हो। सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यूके में आने के लिए, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जब मैंने दिया था तब उस टाइम पे न्यूमेरिकल वाला नहीं था, अब न्यूमेरिकल वाला कंपोनेंट भी ऐड हो गया है। तो मैंने सब कुछ किया, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, एनएमसी पे जाके स्टेज 1 स्टेज 2 एनएमसी पे लॉग इन करके अकाउंट बना के सब कुछ वो हो गया। देन कोविड था जिस टाइम पे मैं आई थी, तो मैंने थोड़ा वेट भी किया था, एकदम जल्दी से सब कुछ नहीं हुआ था। आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी प्रोसेस तो लगा ही था, टाइम लगा था पूरा प्रोसेस होने में। और फिर मैं यूके में आई और मेरे साथ ऑब्वियसली और भी बहुत सारी नर्सेस थी, पर मैं एक इकलौती और अकेली नर्स थी जो कि एक नॉर्थ इंडिया से आई थी। कोई भी नॉर्थ इंडियन नर्स नहीं थी। सारे जो भी मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे दिल्ली से ज्वाइन किया था, वो सब के सब लोग जो थे वो साउथ इंडिया से थे। और जैसे कि हमें पता है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है इंडिया में वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय साउथ इंडियन नर्सेस है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोफेशन, एक्चुअली दिस प्रोफेशन बिलोंग्स टू देम। मैं ये प्राउडली बोलूँगी, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में ऐसा नर्सिंग करना और ट्रेंड होना ये नहीं था पहले। पर धीरे 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 चीज़ें बदली और फिर इसको एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन की तरह भी देखा जाने लगा और ऑल्सो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी था ये, और जॉब मिलना इजी थी।
तो इसलिए नॉर्थ इंडिया में भी ये प्रोफेशन ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। तो मैं इकलौती नॉर्थ इंडियन नर्स थी वहाँ पे, और मैं अकेली थी वहाँ पे। बाकी सब लोग जो मेरे साथ आए थे वो साउथ इंडियन नर्सेस थे। हम आए और मैंने स्टार्ट किया अपना बैंड 3 से। बैंड 3 में जब आप आते हो और आप किसी एक न्यू हेल्थ केयर सिस्टम में ज्वाइन करते हो, बेशक आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, नई जगह को अडेप्ट करना, उस जगह के बारे में जानना और समझना चीज़ों को, वहाँ की गाइडलाइन समझना, वहाँ के प्रोटोकॉल समझना, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। और जब आप नए नए किसी जगह पे जाते हो तो उस चीज़ को ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करना और उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने में भी थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है। और लुकिंग एट माय बैकग्राउंड, मैं 5 साल से टीचिंग में थी और मैं स्कूल ऑफ नर्सिंग में जॉब कर रही थी एज अ नर्सिंग ट्यूटर। और एकदम से वो 5 साल के बाद फिर मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था, तो यूके आने से पहले मैंने कोविड आईसीयू में भी जॉब की थी, क्योंकि मुझे अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में, उस एम्बियंस में, उस एनवायरनमेंट में दोबारा से लेके जाना था। इससे पहले कि मैं यूके में आके डायरेक्टली उस एनवायरनमेंट में जाती, मैं चाहती थी कि मैं खुद को पहले उस क्लिनिकल एनवायरनमेंट में 5 साल के बाद डालूं, और जस्ट फॉर अ सेंस चेक कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ मेंटली, और मेरी बॉडी फिजियोलॉजी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि नाइट शिफ्ट करने की आदत और ये सब कुछ छूट चुकी थी। 5 साल से मैं लेक्चरिंग इसमें थी। यूके में आने के बाद जो वो मैंने 3 महीने कोविड आईसीयू में मैक्स में काम किया था एक्सपीरियंस लेने के लिए और अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसके साथ, वो मेरे बहुत काम आया। और मेरा जो एक्सपीरियंस था आईसीयू का वो बहुत बहुत ज़्यादा काम का रहा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी आईसीयू का ही है। तो यहाँ पे आज जब मैं आई थी और जब मैंने बैंड 3 की तरह स्टार्ट किया था, मैंने एक कार्डियोथोरासिक आईटीयू में स्टार्ट किया था। यहाँ पे आईसीयू को आईटीयू बोलते हैं, तो मैंने कार्डियोथोरासिक आईटीयू में स्टार्ट किया एज अ बैंड 3। जो बैंड 3 होते हैं वो उनको हेल्थ केयर असिस्टेंट काइंड ऑफ कंसिडर किया जाता है, वो नर्सेज नहीं होते हैं। बट क्योंकि आप उस पाथवे पे हो, क्योंकि हम उस पाथवे पे थे कि आप यू विल बी अ रजिस्टर्ड नर्स लेटर ऑन आफ्टर डूइंग योर ऑस्की, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो मौका मिलता है कि जो नर्सेज हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, आप उनके साथ काम करते हो, उनके सुपरविजन में काम करते हो, काम को समझते हो, पेशेंट केयर को समझते हो, वहाँ के प्रोटोकॉल्स को समझते हो, वहाँ का क्या तरीका है वो समझते हो, इवन आप अपने एनवायरनमेंट को समझते हो कि हाँ ये क्लिनिकल रूम कहाँ पे है, स्लूस रूम कहाँ पे है, क्या कैसे करते हैं, वगैरह एंड वगैरह एंड वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ एज अ बैंड 3 समझा, सीखा। और शिफ्ट्स होती थी बैंड 3 की तरह साथ, और यहाँ पे लॉन्ग डेज होते हैं, तो यहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो जो मेरा जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे 12.5 घंटे की शिफ्ट होती थी। तो 7 बजे आप शुरू कर रहे हो और रात के 7:30 ऐसे आप ख़त्म कर रहे हो। ऐसे ही होता है। कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जो 8 बजे शुरू करते हैं और रात को 8:30 बजे ख़त्म करते हैं। तो वो था। ऑब्वियसली लॉन्ग डेज पहले तो नहीं किए थे कभी भी, तो बॉडी के लिए वो एक डिफरेंस तो था ही। बट चेरी ऑन द केक वॉज कि 3 दिन ही जाना है, तो 3 लॉन्ग डे करने हैं और बाकी दिन छुट्टी है वीक में। तो वो अच्छा लगा थोड़ा करके। ऑब्वियसली लॉन्ग डे करने के बाद आप बहुत टायर्ड तो होते हो, बट जब आपको 4 दिन वीक में छुट्टी मिल रही है तो आप खुश भी बहुत होते हो, तो वो अच्छा लगा। वो एक अच्छी चीज़ थी, एडवांटेज बोलूँगी मैं उसको, कि आपको रिकवर होने के लिए, आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम मिलता है। तो लॉन्ग डेज था, खड़े खड़े बहुत थकान होती थी, आदत नहीं रही थी। लेक्चरिंग जॉब में थी, मैं पढ़ाती थी और एकदम से फिर मैं क्लिनिकल एनवायरनमेंट में आई। ऑब्वियसली मैंने 3 महीने किया था कोविड आईसीयू में इंडिया में एक्सपीरियंस लेने के लिए यूके में आने से पहले, बट फिर भी वो 3 महीने इनफ नहीं था। मैं ये बोलूँगी 5 साल के ब्रेक के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट किया और बैंड 3 की तरह सारी चीज़ों को समझा। देन हमारी शिफ्ट्स होती थी और शिफ्ट के
मतलब साथ साथ ही हमारी ऑस्की क्लासेस एंड ऑल ये भी बैक टू बैक चलती रहती थी। सो ये मोस्ट ऑफ द ट्रस्ट ऐसे ही करते हैं कि आपकी शिफ्ट्स रहेंगी और उसके साथ साथ आपकी ऑस्की क्लासेस भी चलती रहेंगी, आप ऑस्की प्रैक्टिस के लिए भी जाओगे, ऑस्की की प्रिपरेशंस भी करोगे, तो दोनों साथ साथ चल रहा था। देन द डे अराइव्स ऑफ माई ऑस्की एग्जामिनेशन, सो ऑस्की एग्ज़ाम का दिन आया और ऑस्की एग्ज़ाम दिया। जब मैंने ऑस्की एग्ज़ाम दिया था तब 6 स्टेशन का एग्ज़ाम था और ऑस्की एग्ज़ाम दिया, पता नहीं एक्चुअली मैं अभी नहीं हूँ, पर 4.5 साल पहले जो मैं थी, मैं एक बहुत ही ज़्यादा नर्वस पर्सनालिटी थी, बहुत नर्वस हो जाती थी और मतलब एकदम जो होता है ना कि घबराहट होना और नर्वस हो जाना, आता है सब कुछ पर फिर भी घबराना, वैसा था। पर अब नहीं है वो, अब तो मतलब 4.5 साल जो मैंने सीखा है और जो सब कुछ बहुत बदल चुका है। पर उस टाइम पे मैं थोड़ा नर्वस, ऑब्वियसली कोई भी एग्ज़ाम के लिए जाता है तो वो नर्वस होता है, तो ऑस्की एग्ज़ाम था, नर्वसनेस थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर होगा या नहीं होगा, कितने और अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे, सेकंड अटेम्प्ट पे तो नहीं जाना पड़ेगा, और सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स ही थे ऑस्की एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर 3 अटेम्प्ट्स में ऑस्की नहीं क्लियर हुआ तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू बी अ रजिस्टर्ड नर्स इन द यूके। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, साथ साथ वो 6 स्टेशन ऑस्की भी चल रहा है। तो एग्ज़ाम दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और सारे स्टेशन क्लियर भी हो गए, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सो ट्विस्ट ये है कि ऑस्की में मैं सारे स्टेशन मैंने कर लिए, सब कुछ हो गया, पर एक स्टेशन मेरा रह गया। जो मेरा एक स्टेशन रह गया वो पता है किस वजह से रह गया? एक सिग्नेचर की वजह से मेरा वो स्टेशन रह गया। मैंने जो नर्सिंग केयर प्लान, वहाँ पे प्लानिंग एक स्टेशन होता है ऑस्की में, उसमें आपको केयर प्लान बनाना होता है, मतलब लिखना होता है अपने पेशेंट का ऑन द बेसिस ऑफ द सिनेरियो। मैंने केयर प्लान तो लिखा और प्रायोरिटी नीड्स की अकॉर्डिंग मैंने केयर प्लान लिखा, बट जो केयर प्लान जो लिखते हैं उसके लास्ट में एक कॉलम होता है जहाँ पे आपको डेट लिखनी है और सिग्नेचर करना है। मैंने पता नहीं, मैंने ना डेट लिखी और ना मैंने सिग्नेचर किया, और वो उसकी वजह से मेरा वो स्टेशन रह गया और मैंने ऑस्की का जो पहला अटेम्प्ट था उसकी वजह से मैं फेल हो गई। एक ही स्टेशन था, बस सिग्नेचर और डेट की कमी थी और उसकी वजह से मैं फेल हुई हूँ उस फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मैं दोबारा गई हूँ ऑस्की के लिए, और जब मैं दोबारा भी गई हूँ ऑस्की के लिए तो मैं फिर भी इतना फिर दोबारा से नर्वस थी और मुझे फिर से ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं फिर से ना भूल जाऊं डेट और साइन करना। तो सेकेंड टाइम जब मैं गई, सबसे पहला काम जो मैंने किया वो मैंने साइन और डेट किया। केयर प्लान लिखने से पहले मैंने डेट और साइन कर दी, जो कि एक राइट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जब तक आप डॉक्यूमेंट पूरा नहीं करते तब तक आप साइन और डेट नहीं करते हो। बट क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी, इस वजह से मेरा एक प्लानिंग स्टेशन था, उसमें मैं डेट और साइन करना भूल गई थी और नहीं किया था, उसकी वजह से मैं फेल हो गई थी। तो इस बार मैंने पहले डेट और डाली और पहले और सिग्नेचर डाला अपना, वो मैंने पूरा किया, और केयर प्लान जो है वो मैंने बाद में लिखना शुरू किया। ये सब हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं गई, सेकेंड अटेम्प्ट मुझे मिला था और वो सेकेंड अटेम्प्ट आपको खुद बुक करना था, तो मैंने वो खुद बुक किया। सेकेंड अटेम्प्ट के पैसे जो है, जो रीसिट आप करते हो, तो जो प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रस्ट सेकेंड अटेम्प्ट के पैसे नहीं दे रहा था उस टाइम पे, तो मैंने वो खुद बुक किया और मैं खुद गई हूँ वो एग्ज़ाम देने के लिए अकेले। नॉर्थहैम्पटन में मेरा टेस्ट था, फर्स्ट भी वही था और सेकंड जो रीसिट जो मैंने दिया अपने वो प्लानिंग स्टेशन के लिए सिग्नेचर डेट के चक्कर में, वो मैंने दोबारा वहीं पे दिया। और इस टाइम जैसे कि मैंने बताया कि मैंने साइन डेट पहले कर दिया और केयर प्लान मैंने बाद में लिखा। सेकेंड टाइम गई आफ्टर 14-15 डेज, तो दोबारा मैंने ये किया, अपना प्लानिंग स्टेशन दे दिया सब कुछ। और इस बार मुझे पता था कि मैंने इस बार किया है सब कुछ, बट फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आता है, एक ह्यूमन नेचर है कि अपने ऊपर ही डाउट होता रहता है कि यार इस बार तो सब कुछ सही से हुआ कि नहीं हुआ, तो बहुत नर्वस
कई बार मैं सोचती हूँ कि मैंने केयर प्लान तो सही से लिखा कि नहीं लिखा। इसमें भी ट्विस्ट है, केयर प्लान मैंने लिखा या नहीं लिखा, और फिर क्या मैंने सही से प्रायोरिटाइज किया कि नहीं किया। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। ठीक है, फिर मैं घर चली गई और नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आया और मेरे दिल की धड़कन धक 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 एकदम लिटरली पता नहीं ऐसे जैसे कोई मेरी जान ले रहा हो। ईमेल खोलने के लिए भी एकदम थर थर अंदर से इतना वो हो रहा था, नर्वसनेस हो रही थी और इतना हो रहा था कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। करके सब आई हूँ पर खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर ईमेल खोला और उसमें लिखा था कि यू हैव पास्ड योर प्लानिंग स्टेशन। थैंक गॉड सेकंड अटेम्प्ट में जो वो मेरी मिस्टेक थी जो मैंने फर्स्ट टाइम की थी वो सेकंड अटेम्प्ट में पूरी है। तो गाइस जो ऑस्की एग्ज़ाम था मैंने भी वो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो क्यों बता रही हूँ मैं और क्या मैं इससे कन्वे करना चाहती हूँ? मैं कन्वे करना चाहती हूँ इससे कि फेलियर इज़ नॉट द एंड, एक्चुअली इट इज़ अ बिगिनिंग। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मुझे अक्टूबर में 2021 में अपना पिन नंबर मिला नर्सिंग का पिन नंबर मिला। उसके बाद ऑब्वियसली मैं टीचिंग पसंद करती थी और मैं अपने आप को उस टाइम पे एडजस्ट कर रही थी क्लिनिकल एनवायरनमेंट के साथ, नाइट शिफ्ट्स के साथ। नाइट शिफ्ट्स में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। पता नहीं रात में नाइट शिफ्ट करने की बॉडी क्लॉक एंड ऑल, तो सेटल सा नहीं हो पा रहा था। फिर मैं ट्राई करने लग गई कि टीचिंग में मैं जॉब ढूंढूं। उस टाइम पे 2021 में नवंबर अराउंड में कुछ टीचिंग की जॉब्स आई थी। बर्मिंघम में, नॉर्थहैम्पटन में जॉब्स आई थी। तो मैंने अप्लाई किया और मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हुई लेक्चरर पोस्ट के लिए, अडल्ट नर्सिंग लेक्चरर पोस्ट के लिए स्कूल ऑफ नर्सिंग में, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में। तो मैं वहाँ पे गई भी। 2021 की बात बता रही हूँ। उस साल मैं जून में आई हूँ और नवंबर में मैंने एप्लीकेशन डालना शुरू कर दी। फिर नवंबर में मेरा इंटरव्यू भी था, मैंने इंटरव्यू भी दिया। मैंने नॉर्थहैम्पटन में इंटरव्यू दिया, मैंने बर्मिंघम में इंटरव्यू दिया, मैंने कोवेंट्री में भी इंटरव्यू दिया था। कोवेंट्री में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं रिजेक्ट हो गई थी। बर्मिंघम में मेरा सिलेक्शन हुआ था और नॉर्थहैम्पटन में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट एक और ट्विस्ट आया, मुझे जॉब मिली और उसमें ईमेल आया कि दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड। और मैं हो गई काफ़ी खुश कि चलो भाई अब तो टीचिंग की जॉब मिल गई है और अब तो वो चीज़ मिल गई है जो हमेशा से चाहती थी। तो अब बेड साइड नर्सिंग नहीं करनी, तो नाइट शिफ्ट नहीं करनी, तो तबीयत का जो पंगा चल रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और ये देखो मैं जून में आई हूँ 2021 में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 ही महीने हुए हैं और इतना मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी नाइट शिफ्ट्स की वजह से। और मेरे अंदर का जो टीचर है वो जाग गया था और बोल रहा था कि नहीं, टीचिंग की जॉब ढूंढनी है। मुझे टीचिंग बहुत पसंद है बेसिकली। सो मैं टीचिंग की जॉब ढूंढ रही हूँ और मुझे जॉब मिली। एक जगह रिजेक्ट हो गई, 2 जगह बर्मिंघम में सेलेक्ट हो गई, नॉर्थहैम्पटन में सेलेक्ट हो गई। और बहुत खुश कि चलो मुझे तो दोनों जगह से सिलेक्शन के ऐसे ईमेल आ गए हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ उसको लेके कि अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब तो मैं चूज़ कर सकती हूँ, मुझे ऑप्शन मिला है कि मुझे नॉर्थहैम्पटन जाना है या मुझे बर्मिंघम जाना है, मुझे कहाँ जाना है। और फिर मैंने प्लानिंग शुरू कर दी कि चलो अब तो सब सेट है, जॉब मिल गई है। बट ट्विस्ट, अगेन अ ट्विस्ट। कोई भी चीज़ ऐसे इजीली तो मुझे नहीं मिली है, इतना आसान नहीं रहा है। मिली है एट लास्ट, मुझे वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिलती है। पर ट्विस्ट क्या था कि उन्होंने फिर मुझसे अब मेरा BRP एंड ऑल ये सब कुछ मांगा और सैलरी निगोशिएशन, सैलरी ऑफर वो सब शुरू हुआ। तो जो सैलरी उन्होंने ऑफर की उस टाइम पे 2021 नवंबर की बात कर रही हूँ, मुझे सैलरी ऑफर हुई 36,000 समथिंग, 36,000 पाउंड्स मान लो पर ईयर। जो बैंड 5 नर्स की सैलरी जो मुझे उस टाइम पे मिल रही थी, जो मैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वो मुझे मिल रही थी अराउंड 25,000 पाउंड। तो और जो मुझे ये ऑफर मिला था बर्मिंघम से, जो ऑफर लेटर में जो मेंशन था वो था 36,000 पाउंड। और अब मैं बहुत खुश कि चलो यार सैलरी भी बढ़ गई, टीचिंग की जॉब, मनपसंद जॉब भी मिल गई। अब तो भाई मज़े ही मज़े, वारे ही वारे हो गए।
बट ट्विस्ट, जो मैंने बोला, ट्विस्ट ये था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हो, किसी भी हायर एजुकेशन अथॉरिटी में जॉब करना चाहते हो, तो आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो 36,000 अगर आपको सैलरी ऑफर मिल रहा है, उसमें एम्प्लॉयर आपको वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं दे सकता। तो ये था ट्विस्ट। फिर मैंने नॉर्थहैम्पटन का देखा, उन्होंने भी सेम सैलरी ऑफर की थी। पर उस टाइम पे गाइस, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि हायर एजुकेशन अथॉरिटी में अगर मुझे जॉब करनी है तो मुझे इतनी सैलरी मांगनी है और इतनी सैलरी मेरी होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो इतनी सैलरी उसमें होनी चाहिए। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, बिल्कुल भी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। फिर मैं वेट कर रही हूँ एचआर का। फिर एचआर से मुझे कॉल आता है। उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपने तो अपनी इसमें एप्लीकेशन में स्पेसिफाई किया है कि यू नीड स्पॉन्सरशिप बिकॉज ऑब्वियसली यू आर एन इंटरनेशनल कैंडिडेट। मैंने कहा हाँ, मुझे तो स्पॉन्सरशिप चाहिए। अभी भी प्रेजेंटली मुझे एनएचएस में जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मुझे उन्होंने स्पॉन्सरशिप दे रखा है। और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं इस बात का उस टाइम पे, जब मैं उस टाइम 2021 नवंबर में जब मैं एचआर से बात कर रही थी कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए स्पॉन्सरशिप लेने के लिए अगर मैं काम करना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी में, मुझे कोई आइडिया नहीं। और मैं बहुत कैजुअली बात कर रही हूँ एचआर से कि अच्छा हाँ हाँ अभी मुझे मिला हुआ है, सो आई वुड लाइक दैट यू शुड ऑल्सो गिव मी अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप so that I can apply for my new visa. Alexa, switch on the second light. Okay. Alexa, switch on the first light. Okay. Sorry guys, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया, वो टाइम हो गया ना तो वो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाती है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मुझे नहीं पता। फिर एचआर से कॉल आया, फिर एचआर से मैं बात कर रही थी। एचआर ने फिर मुझे बताया कि कुसुम, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो 36 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और हम आपको 36,000 पाउंड्स पर ईयर की सैलरी पे वीज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि ये यूके गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप हायर एजुकेशन में जॉब करना चाहते हो तो आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तब आपको वीज़ा मिलेगा। मुझे लग गया शॉक। फिर मैं सोच रही हूँ कि यार, then I was like, so it means the salary I was offered and the post I was offered by you, it won't fulfill the visa sponsorship criteria। तो उसका मतलब तो ये है कि मुझे जॉब मिली 2021 नवंबर में, मैं खुश भी हुई, पर मुझे जॉब नहीं मिली। तो ये उसका मतलब ये है। हाँ, फिर एचआर ने बोल दिया कि हाँ, हम आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप तो नहीं दे सकते इस सैलरी पे, और हम इससे ज़्यादा भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका जो ब्रैकेट है वो उतना ही है। और फिर पोपट हो गया। तो वो जो 2 जॉब्स मिली थी वो जॉब्स एक्चुअली मिल के भी नहीं मिली, और वो वहाँ पे कैंसिल हो गई। फिर मैं काफ़ी सैड हो गई, काफ़ी दुखी हो गई। मतलब दिसंबर में ये बात हो रही थी, सब दिसंबर में या आसपास में ये बात हो रही थी कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। मैं काफ़ी सैड हो गई थी उस टाइम पे। और ये कि यार ये क्या हो गया, मुझे तो वीज़ा के बारे में पता ही नहीं था ऐसे कि अगर मुझे हायर एजुकेशन में काम करना है तो मुझे इतना चाहिए। फिर मैंने सर्च किया और फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाया कि कितनी सैलरी मुझे चाहिए अगर मैं हायर एजुकेशन में काम करना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी में काम करना चाहती हूँ, तो टीचर की एज अ टीचिंग में जाना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मुझे कितनी सैलरी चाहिए। तब जाके मुझे पता चला कि यार इसका स्केल तो काफ़ी हाई है और 36 में तो कुछ भी नहीं होने वाला। 2021 की बात है। फिर दिसंबर में ये सारा निगोशिएशन, ये सारे टॉक एंड ऑल चल रहा था। तो दिसंबर में फिर फाइनल हो गया कि नहीं, दे वोंट बी एबल टू गिव मी वीज़ा स्पॉन्सरशिप। फिर बस बैक टू माई प्रीवियस रोल। मैं एनएचएस में थी, मैं जॉब कर ही रही थी। और बट एक तरह से मैं इसको पॉजिटिव वे में देखूंगी कि पॉजिटिविटी इसमें ये थी कि मुझे पता चल गया और मुझे ये नॉलेज हो गई उस एक्सपीरियंस की वजह से कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए अगर मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहती हूँ। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था उस इंसिडेंट का। और मुझे ये भी पता चल गया कि मैं टीचिंग में जॉब करने के लायक तो हूँ, क्योंकि मैं सेलेक्ट हुई। सो आई एम एम्प्लॉयबल एंड आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ रियली ग्रेट वे।
तो ये 2 चीज़ें पॉजिटिव थी मेरे लिए कि मुझे ये पता चला, और दूसरा मुझे कि ये भी पता चला कि चलो मैं उस लायक हूँ, मुझे मिलेगी जॉब। देन फिर मैंने आई केप्ट ऑन सर्चिंग, और वो सैलरी स्केल वाला कुछ मुझे मिल जाए ऐसा मैंने देखना शुरू किया। बट उस टाइम पे उतनी हाई सैलरी देने वाला 2022 में भी उतना हाई सैलरी देने वाले इंस्टीट्यूशंस काफ़ी कम थे। और क्योंकि मैं बैंड 5 थी, बैंड 5 से एकदम से उस टॉप पे जाना वॉज नॉट ईजी। उतना कोई इतना बड़ा डिफरेंस ऑफ स्केल कोई ऑफर करना इज़ नॉट ईजी, ऐसा भी था। तो फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसा करती हूँ कि पहले मैं बैंड 5 से बैंड 6 करती हूँ, तो मुझे कोई बैंड 6 की अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर एजुकेशन में ही मुझे बैंड 6 की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा। तो मैंने अपने ही ट्रस्ट में फिर ढूंढना शुरू किया बैंड 6 की अपॉर्चुनिटी। जनवरी में कुछ भी नहीं था, फरवरी में कुछ भी नहीं था, मार्च में एक अपॉर्चुनिटी आई जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, बैंड 6 की थी, और वो थी प्रैक्टिस लर्निंग फैसिलिटेटर, जो कि इंटरनेशनल नर्सेज को प्रिपेयर करते हैं ऑस्के एग्जाम के लिए, उनको पास्टोरल सपोर्ट देते हैं, उनको यहाँ के लर्निंग एनवायरनमेंट से अडाप्ट करवाते हैं और यूके प्रोटोकॉल्स के बारे में बताते हैं। मतलब बेसिकली वो एक टीचिंग जॉब थी। उसके लिए मैंने अप्लाई किया। उसमें 2 पोस्ट थी, एक फिक्स टर्म पोस्ट थी और एक परमानेंट पोस्ट थी, ठीक है। और वो बैंड 6 था और वो मेरे ही ट्रस्ट में थी। मैंने अप्लाई किया, मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सेलेक्ट हुई और मैं बहुत खुश भी हुई। पर एक और ट्विस्ट है यहाँ पे गाइस। अब आप गैस करो कि मुझे परमानेंट पोस्ट मिली या मुझे फिक्स टर्म पोस्ट मिली। जैसे कि मैंने बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इजी नहीं रहा है। मुझे चीज़ तो मिलती है फाइनली, पर काफ़ी रुला धुला के मिलती है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक परमानेंट पोस्ट थी बैंड 6 और टीचिंग एजुकेशन जॉब, और एक थी फिक्स टर्म पोस्ट। एज यूजुअल चीज़ मिली, पर मिली क्या? फिक्स टर्म पोस्ट। तो मुझे मिली फिक्स टर्म पोस्ट, जो कि था जो 1 साल का फिक्स टर्म था, विद कंडीशन टू इंक्रीज इफ यू आर नीडेड इन द पोस्ट, ऐसा उसमें था। जो परमानेंट पोस्ट थी वो किसी और को मिली, और जो परमानेंट पोस्ट थी वो जिसको भी मिली भी थी ना, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा चलता है, जान पहचान एंड ऑल। बट मुझे तो फिक्स टर्म मिली और मैं खुश तो नहीं थी उससे, कि मैं खुश थी कि मुझे जॉब मिली और एजुकेशन में मिली और बैंड 6 का रोल मिल गया। बट मैं ये इस बात से खुश नहीं थी कि मैं फिक्स टर्म मिली। और मैं फिर भगवान को बोल भी रही हूँ, पहले मेरी आदत थी भगवान से कंप्लेन करने की और बोलने की, यार क्या मैं क्या फिक्स टर्म के लायक हूँ? मतलब मैं सब कुछ है मेरे पास, इतनी इंटेलिजेंट हूँ मैं, और इतना कुछ कर रखा है मैंने, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं मुझ में। टचवुड टचवुड टचवुड, ये मैं घमंड से नहीं कह रही हूँ, ये मैं बस बताने के लिए कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो आप देखोगे तो अगर आप मेरी एप्लीकेशन देखोगे तो ही आपको समझ आएगा, और अगर नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप मेरा रिज्यूमे देखोगे तो मतलब मैं फिर कंप्लेन कर रही हूँ गॉड से कि यार मैं आफ्टर बीइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्लीकेंट, मुझे फिक्स टर्म मिली है। फिर ऑब्वियसली मुझे पता था कि अंदर ही अंदर चल रहा है कुछ ना कुछ, और द पर्सन हु गॉट द परमानेंट, ऐसे ऐसे समझ जाओ, फिर जान पहचान एंड ऑल, तो ऐसा कुछ था। पर एटलीस्ट बैंड 6 मिल गई। बैंड 6 मिल गई, इसका मतलब स्केल हाई हो गया। सो बैंड 6 की सैलरी उस टाइम पे थी, जब मुझे मिली थी, अराउंड 30 to 33 ऐसे थी बेसिक सैलरी, तो जो जहाँ से आपका बैंड 6 स्टार्ट होता है। तो मैं 25 पे थी पहले बैंड 5 पे, और उसके बाद मैं शिफ्ट हुई 33 34 ऐसे ही था। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि स्केल बढ़ता गया। तो 2022 में फिर मार्च में हो गया था इंटरव्यू, मार्च में उन्होंने बता दिया था। फिर मैंने रेजिग्नेशन दिया, नोटिस पीरियड सर्व किया, फिर मैंने ज्वाइन की अपनी नई टीम एजुकेशन की जुलाई में। जुलाई के फर्स्ट वीक में मैंने ज्वाइन किया, और